Good evening and welcome back all the guys and girls of class 7th in this episode of chemistry. Today we will learn about the state function, one state function. In last episode we have learned about state variable and state function. And in the first state function that we are going to discuss today is internal energy, आंतरिक ऊर्जा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये कहें कि केमिस्ट्री में इंटरनल एनर्जी को मेजर करने का कोई उपाय है या नहीं, तो ये बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि केमिस्ट्री में इंटरनल एनर्जी को मेजर करने का कोई उपाय नहीं है. इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड. इंटरनल energy can't be measured. Internal energy can't be measured in thermodynamics. Thermodynamics में इंटरनल एनर्जी को मेजर करने का कोई उपाय नहीं. आप कैसे भी मेजर नहीं कर सकते. इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं हो सकती. इसका उपाय थर्मोडायनेमिक्स में नहीं है. अब आप ये नहीं कह सकते हो कि अभी इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में मेजर नहीं हो रही है, तो ये मेजर ही नहीं हो सकती. ऐसी बात नहीं है. इसके मेजरमेंट के लिए अगर हम फिजिक्स का टूल यूज करें तो आपको लगेगा कि ये इंटरनल एनर्जी मेजर हो सकती है. तो किस रूप में हो सकती है उसको देखें. अगर मैं फिजिक्स का आइडिया यहां लगा दूं तो आपको भी समझ में आएगा ये मेजर होगा. तो कैसे मेजर होता है? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा है. तो m क्या है? m के बारे में फिजिक्स में आप जानते हो, मास एनिहिलेटेड. जिस मास को हमने समाप्त कर दिया, मास एनिहिलेटेड. जिस मास को हमने समाप्त किया, खत्म कर दिया इस मास को, तो ये मास को खत्म कर दिया तो कहां गया? ये एनर्जी में ट्रांसलेट हो गया. अब एनर्जी में ट्रांसलेट होगा तो कितनी एनर्जी पैदा करेगा? तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. सी क्या है यहाँ? सी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है. स्पीड ऑफ लाइट. तो अगर इंटरनल एनर्जी के मेजर करने की बात की जाए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस से ना करके हम इसको फिजिक्स के रास्ते ले, तो फिजिक्स में इंटरनल एनर्जी मेजर होगी और E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से इसकी एनर्जी मेजर की जा सकती है. लेकिन अगर आप इसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मेजर करने का प्रयास करें तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में इसको मेजर करने का कोई रास्ता नहीं. अगर मान लीजिए सपोजिंगली आप इसमें कुछ मेजर जैसा चीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी उसकी निकालनी पड़ेगी. दूसरी बात उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी. और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा? यहां किस तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है? तो किसी भी मैटर में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आप उसको यहाँ कुछ कंसिडरेशन हम लोग करते हैं. जैसे मैटर में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है? मैटर की पोटेंशियल एनर्जी जो है इंटर पार्टिकल फोर्स के द्वारा पैदा होती है. इंटर पार्टिकल फोर्स ये क्या है? इस फोर्स से ये पैदा होती है. तो आप इंटर पार्टिकल फोर्स को मेजर तो कर नहीं पाओगे. साइंस में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इंटर पार्टिकल फोर्स मेजर करे. ये बड़ा दिक्कत की बात. इसके बाद अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी इसकी मेजर करने की कोशिश करें तो हाफ एम वी स्क्वायर. ये टर्म जो है परेशानी का है, वी. अब वेलोसिटी आप कैसे मेजर करोगे? ये वेलोसिटी मेजर नहीं हो सकती है. इंडिविजुअल एटम्स की वेलोसिटी मेजर नहीं हो सकती. ये बड़ा ही मुश्किल काम है. और इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी को कभी भी मेजर नहीं कर पाएगा. तो जब मेजर नहीं कर पाएगा तो इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं होगी, तो मेजर क्या होगा? कुछ तो मेजर होना चाहिए. तो मेजर होने के लिए हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि अगर किसी मैटर को हम एनर्जी देते हैं तो क्या होगा उसमें. इफ वी सप्लाई एनर्जी टू एनी सिस्टम, इफ वी सप्लाई एनर्जी टू एनी सिस्टम, एनर्जी टू एनी सिस्टम, अगर किसी सिस्टम को हम एनर्जी देते हैं तो यहां क्या घटना घट सकती है ये हम समझें. तो जब आप एनर्जी दोगे किसी भी सिस्टम को तो उस जगह पर Q जो आप एनर्जी है, Q क्या? हीट
added to the system, heat added to a system, किसी सिस्टम को आपने हीट दिया, हीट ऐड किया, तो ये जो हीट ऐड आप कर रहे हो वो क्या कर सकता है, उसकी इंटरनल एनर्जी को बदल देगा। क्या करेगा? डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। और इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के साथ साथ कुछ और भी होगा, पूरा का पूरा हीट जो है उसके इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करने में नहीं जाएगा, तो कुछ काम भी करेगा। तो जो काम करता है यहां हम लिखते हैं W, वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, या तो सिस्टम काम करे या सिस्टम पर काम। तो सिस्टम काम करेगा तो क्या होगा, सिस्टम पर काम होगा तो क्या होगा, इन दो बातों को समझना है। अब सिस्टम जो काम करेगा तो क्या उसका मतलब निकलेगा, और सिस्टम अगर सिस्टम के ऊपर काम होगा तो इसका मतलब क्या होगा। इफ सिस्टम डज द वर्क ऑन सराउंडिंग, इफ सिस्टम डज द वर्क ऑन सराउंडिंग, अगर सिस्टम सराउंडिंग पर काम करता है, इफ सिस्टम डज द वर्क ऑन सराउंडिंग, then energy of system will decrease, then energy of system will decrease, तो सिस्टम की एनर्जी क्या डिक्रीज कर रहा है। अब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई तो हम Q को किस रूप में एक्सप्रेस करेंगे, Q इक्वल टू डेल्टा E, और एनर्जी डिक्रीज कर दी इसलिए माइनस W लगा, ठीक है। तो ये अगर आप इस पर विचार करें कि ये जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया जा रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही दिखाया जा रहा है। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी यहाँ हमको प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं इस जगह पर कि अगर किसी सिस्टम को हीट दिया जाए या उससे हीट निकाल दिया जाए, तो यह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मैंने कहा जो प्रोसेस हीट देने और हीट के लेने से शुरू होता है वो प्रोसेस थर्मोडायनेमिक होता है। तो इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मान लिया हमने हीट दिया, और हीट जो ऐड किया उस हीट का कोई भी पार्ट बर्बाद नहीं होगा। इसलिए बर्बाद नहीं होगा कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो एनर्जी पैदा हो सकती है न एनर्जी को आप समाप्त कर सकते, तो यह रास्ता आपके पास नहीं है। तो यहाँ क्या ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, और सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर जो काम किया उसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। तो ये इक्वेशन घटने को दिखा। अगर हम मानते हैं इफ सराउंडिंग डज द वर्क ऑन सिस्टम, इफ सराउंडिंग डज द वर्क ऑन सिस्टम, अगर सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, सराउंडिंग डज द वर्क ऑन सिस्टम, वर्क ऑन सिस्टम, अगर सराउंडिंग सिस्टम पे काम करता है तो इस कंडीशन में क्या हो, उसकी इंटरनल एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि सराउंडिंग जो काम किया वो काम एनर्जी के रूप में सिस्टम में आएगा। तो वर्क एंड एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है, आप फिजिक्स पढ़ते हो, आपको अच्छा फिजिक्स भी आता है और काफी अच्छे से फिजिक्स के क्लासेस भी चलते हैं, मैं इस बात को जानता हूं। तो आपको मालूम होगा कि वर्क और एनर्जी जो है वो दोनों का यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है जूल, जो जूल जॉन प्रेस्कॉट जूल के नाम पे रखा गया, जिन्होंने एनर्जी एंड वर्क पे अच्छा काम किया। दोनों की यूनिट जब जूल है तो हमने कॉन्सेप्ट को डिफरेंट क्यों कर दिया, हम वर्क को अलग पढ़ रहे हैं, एनर्जी को अलग पढ़ रहे हैं, यूनिट सेम है, तो डिफरेंस एंड सिमिलरिटी कहां मिल रही है, किस पॉइंट पर डिफरेंट है, किस पॉइंट पर सेम है, ये हमको समझ लेना। और आप जानते भी हो, लेकिन एक टीचर के रूप में मेरा ये फर्ज है कि इस जगह पर इस बात को मैं बताऊं। यहां देखिए,
work is a process, work is a process, while energy is the result, while energy is the result, the result. वर्क एक प्रोसेस है और एनर्जी क्या? एनर्जी रिजल्ट है, उसका परिणाम है। तो जितना काम होता है उतनी एनर्जी होती है। जैसे अब आप मानिए कि ये 5 ग्राम का सपोज दैट ये 10 ग्राम का कोई डस्टर है, मैंने इसे जमीन से उठाया 5 मीटर की दूरी, यहां तक उठाया, तो यहां तक उठाने में जो हमने काम किया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एमजीएच के माध्यम से। तो एमजीएच के माध्यम से जो हमने काम किया, इस पॉइंट पर आकर जब ये रुक गया है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? जितना हमने काम किया वो वही उसकी एनर्जी। तो इस प्रकार से वर्क एंड एनर्जी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपको एनर्जी चेंज करना है तो एनर्जी चेंज करने का क्या रास्ता है आपके पास? एनर्जी चेंज करने का एक ही रास्ता है, वर्क किया जाए। वर्क जब होता है तो एनर्जी बदलती है। जैसे अगर किसी ऊपर रखी हुई चीज को हम गिरा दें तो नीचे जाती है, तो नीचे किस कीमत पर हो जा रही है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर हम ऊपर की ओर फेंक दें तो क्या हो? काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो मिला जुला के बात यही है कि एनर्जी को बदलने का तरीका क्या है? वर्क है। वर्क ही एनर्जी के टाइप को बदलता है। तो एक बात हम यहां समझ लेते हैं और लिख भी लेते हैं कि वर्क changes the form of energy, work changes the form of energy, the form of energy. किसी एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में तभी जाएगा जब उसमें काम हो, और काम ही उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ले आता है। ये वर्क एंड एनर्जी का इंटर रिलेशनशिप है, आप जानते भी हो, लेकिन मुझे यहाँ समझाना था, मैंने समझाया। अब यहाँ आप देखते हो कि इस जगह पर तो हमने कहा कि अगर सराउंडिंग काम करता है सिस्टम के ऊपर, तो सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर में काम करेगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ा के चला जाएगा। तो क्यू की वैल्यू हम कैसे पाएंगे? क्यू की वैल्यू को पाने का एक रास्ता है कि डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, ये क्यू की वैल्यू आपको दे, ठीक है। तो जो उसकी एनर्जी जो आपने हीट जो उसमें ऐड किया है उसकी वैल्यू हम लोग इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू के फॉर्म में पा सकते हैं। अब डेल्टा ई अगर आपको निकालना हो तो दोनों जगह से आप डेल्टा ई निकाल सकते हो। जैसे डेल्टा ई यहाँ क्या, तो हम लोग लिखेंगे क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू, यहां से हम पा लेंगे इस चीज को, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। अब इंटरनल एनर्जी कितनी बड़ी, कितना हीट आपने दिया और कितना काम हुआ। अगर सिस्टम ने काम किया तो जोड़ दीजिए, सिस्टम ने काम नहीं किया तो क्या करेंगे, उस प्रोसेस को हम यहां समझ के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी को तो मापने का कोई मेथड नहीं है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर करने का तरीका है। तो हम लोग क्या मेजर करने में कामयाब हुए, उस चीज को मैं यहां लिखता हूं एज अ कंक्लूजन ऑफ माय डिस्कशन। जो मैंने डिस्कस किया उसका कंक्लूजन मैं यहां लिखता हूं। कंक्लूजन ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में, इन थर्मोडायनेमिक्स we can measure the change in internal energy. We can measure the change in internal energy. Change in internal energy. इसे हम मेजर कर सकते हैं, इसका रास्ता है हमारे पास। डेल्टा ई को हम मेजर कर सकते हैं, यह रास्ता हमने दिखाया। अब जो वर्क डन होता है, तो वर्क डन किस रूप में होगा इसे हमें समझना है। तो वर्क डन जो होता है, वर्क जो होता है वो दो तरीके से पॉसिबल है। अगर सिस्टम वर्क करता है या सराउंडिंग वर्क करता है तो दोनों के वर्क करने का दो ही तरीका है। एक तरीका यह है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क हो, और कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज डन, वर्क इज डन। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क हो रहा है, वर्क इज डन, तो इस जगह पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहां W इज पर टू होगा P इंटू डेल्टा V। ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर। अब इस कंडीशन में होगा क्या, चेंज इन वॉल्यूम,
ये होगा, ये चीज घटित होगी, चेंज इन वॉल्यूम, ये चीज हमको मिलेगा। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर वर्क किया जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू डेल्टा P, ये चीज आपको मिलेगी, V इंटू डेल्टा P। तो ये जब कांस्टेंट होगा तो इस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा, ये टर्म चेंज कर जाएगा। तो काम करने के ये दो मेथड है किसी सिस्टम में, अगर गैस है तो उसमें काम करेगा दो ही तरीका है, या तो प्रेशर बढ़ के काम हो, या वॉल्यूम बढ़ के या वॉल्यूम चेंज होके काम हो, या प्रेशर चेंज होके काम होने का ही दो रास्ता। अब हमारे सिलेबस में जो चीज है उससे हम लोग पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो पढ़ना है चेंज इन वॉल्यूम के रास्ते जो काम होता है उसको हमको पढ़ना है। हम देखते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से चीजों को लेकर के चलते हैं। तो सिलेबस के हिसाब से क्या होगा, तो W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ये हमको पढ़ना है, इसका एक्सप्रेशन हमको तलाशना है। कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन क्या होगा, ये मेजर किया जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन, कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन, ये हमको पढ़ना है, ये चलो। तो कांस्टेंट प्रेशर पर कितना वर्क हो रहा है ये हमको निकालना है। अब कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन को हम लोग निकालने के तरीके अपनाएंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। तो मान लिया था कि यहां हम लोग इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं। और एक चीज याद रखना है कि जितना भी हम जितनी चीजों को पढ़ते हैं फिजिक्स में, चूंकि ये फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, दोनों जगह है, तो फिजिक्स क्या पढ़ता है, नेचुरल वर्क को पढ़ता है। यहां हम केमिस्ट्री में भी क्या पढ़ेंगे, नेचुरल वर्क ही पढ़ेंगे। तो जब नेचर वर्क करेगा सिस्टम के ऊपर में तो W क्या होगा, माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑलवेज W इज कंसीडर्ड टू बी माइनस, ऑलवेज W इज कंसीडर्ड टू बी माइनस, टू बी माइनस, टू बी नेगेटिव। W को हमेशा हम नेगेटिव मानते हैं। और नेगेटिव क्यों मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया फिजिक्स नेचर के वर्क को पढ़ता है और सिस्टम के वर्क को उतना नहीं पढ़ता जितना नेचर के वर्क को पढ़ता है। तो हम लोग यहां लिखते हैं रीजन क्या है, बिकॉज वी स्टडी द वर्क ऑफ नेचर, बिकॉज वी स्टडी द वर्क ऑफ नेचर, स्टडी द वर्क ऑफ नेचर। हम नेचर के वर्क को पढ़ते हैं। तो नेचर का वर्क जब भी पढ़ेंगे तो नेचर सिस्टम के ऊपर काम करेगा, और जब ऊपर काम करेगा, नेचर जब काम कर रहा है तो W क्या होगा, सॉरी ये मुझसे इसी गलत हो गई। जैसे मुझे लगता है W को नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि सिस्टम के वर्क को हम देखते हैं कि सिस्टम नेचर पर क्या काम कर रहा है। यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरा उल्टा हो गया, इसे वो देखिए। तो सिस्टम जो है नेचर पर क्या कर रहा है, सिस्टम वर्क्स ऑन नेचर, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं, वर्क्स ऑन नेचर, कि हमारा सिस्टम जो है नेचर के साथ क्या इंटरेक्शन ले रहा है। तो सिस्टम नेचर के साथ जब इंटरेक्शन लेगा तो अपनी एनर्जी कहां लेके चला जाएगा, नेचर को देगा। तो W इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम पर काम नहीं हो रहा, सिस्टम ही काम कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी घटेगी। अब इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन उठाते हैं। तो वी टेक और डिफरेंशियल इक्वेशन, वी टेक हियर differential equation, equation of the work done, at constant pressure, अब कांस्टेंट प्रेशर पर अगर काम आप पढ़ेंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा, पिस्टन बाहर निकलेगा, तभी सिस्टम नेचर पर काम कर पाएगा। तो घटना क्या है, एक्सपेंशन ऑफ गैस या मूविंग आउट ऑफ पिस्टन, पिस्टन बाहर जा रहा है। जब पिस्टन बाहर जाएगा तो नेचर पर काम करेगा। तो यहां हम लोग इक्वेशन लेते हैं तो dW इक्वल टू क्या होगा, P इंटू dV, दैट्स ऑल। ये नेगेटिव हम उठा लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन के साथ हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो देखिए
अब इस इक्वेशन को हम लोग डील कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल चुका। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पाया है वो क्या पाया है ऑलरेडी कि W इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी, और यहाँ डी डब्ल्यू लेते हैं। डी डब्ल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वर्क डन इन द एक्सपेंशन, इन द स्मॉलेस्ट एक्सपेंशन ऑफ द गैस। अब क्या करते हैं, नाउ वी इंटीग्रेट द इक्वेशन, नाउ वी इंटीग्रेट द इक्वेशन, इंटीग्रेट द इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं डी डब्ल्यू, और यहाँ क्या होगा स्क्वायर माइनस पी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन टर्म यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो गया हमारा डीवी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट फिक्स करते हैं। तो मानिए लिमिट में हमने v1 से v2 की इसको लिया, लोअर लिमिट है या अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर एंड अपर लिमिट हमने यूज किया है, तो बाउंड्री इंटीग्रेशन है, इसलिए इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं आएगा। तो अब हम लोग इसको जब ये फुल वैल्यू अपनी क्या बनाया, फुल वैल्यू अपनी w देगा, ये बनाया। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है। तो अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि p की वैल्यू को उठा के रखते हैं। तो PV इक्वल टू nRT, ये आपने पढ़ा जनरल गैस इक्वेशन। अब यहां से p का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो क्या nRT बाय v होगा, ये होगा। तो nRT बाय v जब यहाँ होता है, इस इंटीग्रेशन टर्म को मैंने थोड़ा सा गलती किया है, इंटीग्रेशन टर्म यहाँ। तो अब यहाँ हम लोग इसको उठाते हैं, तो क्या मिलेगा p की जगह पर हमको यहाँ मिल जाएगा v1 टू v2 के बीच में हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, और ये हो जाएगा nRT, ठीक है। और इस जगह पर आएगा dv अपॉन v, ये नेगेटिव टर्म आपका लगा। अब ये सारे क्या या ये सारे के सारे कांस्टेंट है, दिस ऑल आर कांस्टेंट, दिस ऑल आर कांस्टेंट, ये सब के सब कांस्टेंट है। तो सब के सब जब ये कांस्टेंट हैं, यहाँ डी डब्ल्यू लगा के चलते हैं, जब सबके सब कांस्टेंट है तो फुल वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, w देगा। और इस जगह पर nRT, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ये बाहर निकल जाएगा। और इंटीग्रेशन नेगेटिव में यहाँ dv अपॉन v का इंटीग्रेशन होगा, या आपका v1 है या आपका v2, अपर लिमिट v2। अगर इंटीग्रेशन टूटता है तो इंटीग्रेशन किस में टूटता है, लॉग बेस e पे टूटता है। तो लॉग बेस e पर इसको तोड़ेंगे, तो w इक्वल टू माइनस nRT, और यह ln v2 अपॉन v1, यह आ गया। अब आपको मालूम है कि लॉग बेस e को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक रिलेशन है मैथमेटिक्स में, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लॉग बेस e इज 2.303 लॉग बेस 10, इस रिलेशन को उठाते हैं। तो इस रिलेशन को जब हम उठाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, w इक्वल्स टू 2 माइनस 2.303, और यहाँ आ जाएगा nRT, और जगह पर आएगा log v2 अपॉन v1, ये आपका एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पर, और हमें प्रयास करना चाहिए लगभग हर चैप्टर का न्यूमेरिकल हम बनाएं। एग्जाम में आता है कि एग्जाम में नहीं आता तो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पढ़ा जाता है नॉलेज के लिए। एग्जामिनेशन को सेंटर करके पढ़ेंगे अगर हम, तो कोई कंपटीशन हम निकाल नहीं पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।